हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक छठे चैप्टर का सेकेंड टॉपिक द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवंशिक पदार्थ की खोज के बारे में है। बहुत पिछले समय से, मेंडल के पहले से भी इस बात पे पूरा कन्फ्यूज़न था कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाते हैं वे क्या हैं, प्रोटीन है या कुछ और है। मेंडल ने उनको कारक कहा। वॉल्डेयर ने न्यूक्लियस में ऐसी संरचनाओं को देखा और विभाजन के बाद वे अगली पीढ़ी में जाते हैं तो उन संरचनाओं को उन्होंने क्रोमोसोम नाम दिया। जॉनसन साहब ने जीन्स नाम दिया। जब भी हम बात करते हैं क्रोमोसोम या जीन की तो वास्तव में हम बात करते हैं डीएनए की। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। यह 3 अलग अलग प्रयासों में क्रमशः साबित हुआ। थोड़ा थोड़ा लोगों की समझ में आया। तो सबसे पहले जो सबसे गंभीर प्रयास किया, सबसे सही तरीके से जिन्होंने अच्छी कोशिश की, वो 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ, जो कि एक ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले सीरियसली प्रयास किया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किस पे, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी। यह वही बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जिससे सारे मैमल्स में, हम में, आप में निमोनिया की बीमारी होती है। लेकिन यह एक्सपेरिमेंट मनुष्यों पे ना करके चूहों पे किया गया था। तो इसके 2 स्ट्रेन होते हैं, अर्थात स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी बैक्टीरिया 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का, एक होता है आर टाइप और दूसरा होता है एस टाइप। ये 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। जब उन्होंने आर टाइप बैक्टीरिया को इंजेक्ट इनटू माइस, यानी कि माउस का प्लूरल होता है, कई चूहों में इंजेक्ट किया, तो आर टाइप का बैक्टीरिया इंजेक्ट करने पे चूहों में लाइव, यानी कि वे जिंदा थे। लेकिन जब एस टाइप बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया इनटू माइस, यानी कि चूहों में, तो ये मर गए, यानी कि डाई। तो प्रश्न उठता है कि आर टाइप और एस टाइप आपको याद करना है। ये दोनों टाइप होते हैं। ये रफ टाइप का होता है, यानी कि इस तरह से थोड़ा होता है, रफ बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन जो एस टाइप होता है ये स्मूथ होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर एक पॉलीसैकेराइड की लेयर होती है, जिसके कारण ये स्मूथ होते हैं। एस फॉर स्मूथ, आर फॉर रफ, खुरदरा। आपको याद करने में अगर दिक्कत हो तो आप मेरा नाम याद रखना। आर फॉर रमा, RAM, एक आर देते हैं, राम कर देते हैं, ठीक। एस फॉर शंकर, SHANKER, शंकर। अब ध्यान दें, राम, रमा मीन्स वैसे लक्ष्मी होता है, हम राम से लेते हैं, ए हटा देते हैं, राम। राम को विष्णु जी का अवतार माना जाता है और विष्णु पालनहार हैं, वो किसी को मारते नहीं है बल्कि जिंदा रखते हैं। तो आर टाइप यानी कि राम टाइप के जो स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी बैक्टीरिया हैं, इनसे कोई मरता नहीं है। ये अरोग कारक है, नॉन पैथोजेनिक है, नॉन पैथोजेनिक, अरोग कारक। कौन? राम, विष्णु के अवतार। और एस यानी कि जो शंकर के अवतार हैं, अगर इनका तीसरा नेत्र खुल गया तो सर्वस्व प्रलय है। तो ये के इनके कारण क्या है? डाई, यानी कि ये मर जाते हैं। आपको याद रखने के लिए आर और एस में आप कंफ्यूजन ना हो तो एस फॉर शंकर जी को याद कर लीजिएगा, मेरा नाम याद कर लीजिएगा। तो शंकर, तो ये पैथोजेनिक होते हैं, पैथोजेनिक यानी कि रोग कारक होते हैं। तो यहां कोई बात नहीं, यहां आप समझ गए, ठीक है। लेकिन आगे जो हुआ उसको ध्यान दीजिए। इसको हम मिटाते हैं। हुआ क्या कि जब इसको हीट किल्ड यानी कि गर्म किया गया, किसको? एस टाइप को, जो कि रोग कारक है, और उसके बाद जब इंजेक्ट किया गया माइस में, तो
जो चूहे थे वे जिंदा रहे। यानी कि जो एस टाइप के बैक्टीरिया थे, जब उनको हीट किल्ड गर्म किया गया, चूंकि बैक्टीरिया जीवित सेल्स होती हैं, जब उनको गर्म किया गया और गर्म करने के बाद जो मर गई, तो उनको जब इंजेक्ट किया गया चूहों में, उसके बाद वे चूहे जिंदा रहे, यानी कि रोग उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन अब खास बात, पहला एक्सपेरिमेंट आर टाइप इंजेक्ट किया गया, जिंदा रहे। दूसरा एस टाइप, ये लाइव है, आर टाइप पर लाइव होता है, ध्यान रहे, ये जिंदा ही रहते हैं। एस टाइप बैक्टीरिया लाइव, जब इंजेक्ट किया गया चूहों में तो मर गए। तीसरा एक्सपेरिमेंट फ्रेडरिक साहब ने किया कि एस टाइप को किल्ड कर दिया गर्म करके, तो उसके बाद जब इंजेक्ट किया गया तो ये चूहे जिंदा रहे। अब अगली बात जो सबसे खास बात थी कि चौथे एक्सपेरिमेंट में जब इस एस टाइप बैक्टीरिया के साथ इस आर टाइप बैक्टीरिया को प्लस किया गया, जोड़ा गया, तो जब इंजेक्ट किया गया तो चूहे मर गए। यहां पर ये खास बात थी, मर गए, डाई। देखिए, आर टाइप से जिंदा रहे, एस टाइप से मृत हो गए, रोग कारक रहे। एस टाइप को जब हीट किल्ड गर्म किया गया, उसके बाद दिया गया तो भी जिंदा रहे। लेकिन जब इस हीट किल्ड एस टाइप को इस आर टाइप लाइव के साथ जब दिया गया, एस टाइप किल्ड बैक्टीरिया, मृत बैक्टीरिया को जब आर टाइप जीवित बैक्टीरिया के साथ ये इंजेक्ट किया गया यहाँ पे, तो ये मर गए। जबकि अलग अलग देने पे दोनों जिंदा हैं, अलग आर टाइप लाइव देने पे जिंदा है, अलग एस टाइप हीट किल्ड देने पर भी जिंदा है। लेकिन जब इन दोनों को साथ साथ दिया गया, हीट किल्ड एस टाइप और आर टाइप को दिया गया, तो बैक्टीरिया मर गए। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो आर टाइप बैक्टीरिया थे ये ट्रांसफॉर्म हो गए एस टाइप में, जो आर टाइप थे ये ट्रांसफॉर्म हो गए किसमें, एस टाइप में। ट्रांसफॉर्म होना मतलब रूपांतरित हो गए, ट्रांसफॉर्म अर्थात रूपांतरित हो गए, रोग कारक हो गए। जो अरोग कारक थे वो रोग कारक हो गए। और इसका कारण क्या था, इसे उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, इसका कारण था कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है आर टाइप का, ये परिवर्तित हो गया, आनुवंशिक पदार्थ इनका बदल गया। लेकिन अभी भी वो ये कंफर्म नहीं कर सके कि इसका कारण क्या था। प्रोटीन और डीएनए में बात अभी भी कंफर्म नहीं हो पाएगी कि आनुवंशिक पदार्थ वह क्या है जिसके कारण यह परिवर्तन हुआ। तो अगली बात हुई आगे, इसी एक्सपेरिमेंट को, सेम एक्सपेरिमेंट को आगे 1933 से लेके 1944, एक्चुअली 1944 कहा जाता है, लास्ट डेट कही जाती है, लेकिन ये 10 साल एक्सपेरिमेंट हुआ था। और ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लिओड एंड मैकलिन मैककार्टी, इन 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। उन्होंने किया क्या, ध्यान दीजिए, कुछ ज्यादा हो गया है, इसको हम थोड़ा सा कम करते हैं। उन्होंने ये किया कि उन्होंने एस टाइप को लिया, और ये जो है ये हीट किल्ड है, यानी कि गर्म है, ठीक है। और इसको जो है अलग अलग कंडीशंस में इंजेक्ट किया, इंजेक्ट इनटू माइस, और देखा कि हुआ क्या। साथ ही साथ क्या था इसके साथ, इसके साथ था आर टाइप, आर टाइप। अब आप देखें, ध्यान दें, ये आर टाइप वाला लाइव है, ये जिंदा है, ठीक है, जो कि अरोग कारक है। और एस टाइप भी अकेले अगर जाता है तो अरोग कारक है, लेकिन जब आर टाइप के साथ जाता है तो रोग कारक होता है। अब एक्सपेरिमेंट्स को अलग अलग कई तरह से किया, 10 साल लगे इसमें, 1933 से लेकर 1944 तक इन तीनों वैज्ञानिकों ने इस पर एक्सपेरिमेंट किए, सेम इसी चीज पर। इन्होंने किया क्या, आप ध्यान दीजिए।
पहला काम किया उन्होंने, रिमूव्ड पॉलीसैकेराइड, सैकेराइड, पहला काम किसका, एस टाइप हीट किल्ड बैक्टीरिया से पहले पॉलीसैकेराइड। आप यहां पे ध्यान दीजिए कि यहां पर इसके ऊपर जो ये कवरिंग चढ़ी है ये पॉलीसैकेराइड की है, जिसके कारण ये स्मूथ होता है। इसको उन्होंने हटा दिया, ठीक है। इस हीट किल्ड बैक्टीरिया से सबसे पहला काम किया कि रिमूव किया पॉलीसैकेराइड को, इसको हटा दिया और इसके बाद आर टाइप के साथ जोड़ के इंजेक्ट इनटू माइस। रिजल्ट क्या हुआ, ये मर गए, मर गए। फिर क्या किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने, नंबर 2, रिमूव प्रोटीन। इस एस टाइप किल्ड बैक्टीरिया से प्रोटीन को हटा दिया और उसके बाद आर टाइप के साथ जोड़ के इंजेक्ट कर दिया माइस में, चूहे मर गए। फिर तीसरा काम क्या किया उन्होंने, रिमूव आरएनए, ठीक, आरएनए। इस एस टाइप बैक्टीरिया से आरएनए को निकाल दिया, ठीक है। इसके बाद आर टाइप से प्लस करके जोड़ के मिला के और इंजेक्ट इनटू माइस, इंजेक्शन लगाया चूहे को, चूहा मर गया। फिर क्या किया, नंबर 4, ऐड, उन्होंने जोड़ा क्या, प्रोटीन के लिए प्रोटीएज, ध्यान रहे कि जिसके भी लास्ट में एस आता है, ASE, इसको हिंदी में कहते हैं एस। ये सफिक्स होता है, प्रत्यय होता है, जिनके भी साथ वे सारे के सारे एंजाइम्स होते हैं। जैसे यहाँ प्रोटीन के साथ जो प्रोटीन इसका सबस्ट्रेट होता है जिसपे ये काम करते हैं, तो अगर एस शब्द जुड़ा है यहाँ पे तो इसका अर्थ हो गया प्रोटीन पे काम करेगा। एमाइलेज पे काम करता है, लैक्टोज पे काम करता है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोटीएज प्रोटीन पे काम करता है। तो इस एंजाइम को इन्होंने इसमें ऐड किया, जोड़ा और फिर आर टाइप से मिला के इंजेक्ट किया, चूहे मर गए। नेक्स्ट नंबर 5, इन्होंने क्या किया, ऐड RNase, यानी कि ऐसा एंजाइम जो आरएनए को डिसइंटीग्रेट करता है, तोड़ता है, इसको ऐड किया एस टाइप के साथ और आर टाइप के साथ जोड़ के इंजेक्ट किया, तो भी चूहे मर गए। अब अंतिम बात जो कि निष्कर्ष निकालने वाली है, वो छठे एक्सपेरिमेंट में ऐड RNase। जरा सा आप लोग बताएंगे कि RNase और ये एनसीईआरटी में पूछा गया है, RNase दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर यह है कि RNase मतलब केवल आरएनए की बात हो रही है और RNase यहां पर ASE लग गया, तो यह वह एंजाइम है जो आरएनए पर क्रिया करता है। एक ऐसा एंजाइम जिसका नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज है जो आरएनए पर क्रिया करता है। सॉरी, ये डीएनएज होगा, सॉरी, यहाँ पर डीएनएज और यहाँ पर डी, ये ऐसे मान के चलिए डी, ठीक है। तो डीएनएज यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज वह एंजाइम जो डीएनए पर क्रिया करता है, डीएनए सबस्ट्रेट हुआ। तो अब जब ऐड इसके साथ ऐड किया गया क्या, डीएनएज, और उसके बाद आर टाइप के साथ मिक्स करके जब इंजेक्ट किया गया तो चूहा जिंदा रहा, लाइव। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स, चूहा जिंदा रहा। निष्कर्ष क्या निकला कि इस RNase ने इस S टाइप ऑफ बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ दिया। जब ये इसका डीएनए टूट गया तो ये आर टाइप ही रहा, जो कि अरोगकारक है, नॉन पैथोजेनिक है, नॉन वायरुलेंट है। तो इस वजह से ये जो चूहा है वो जिंदा रहा। यहाँ पर ये सिद्ध हो गया। इसको हटाया कोई फर्क नहीं, इसको हटाया प्रोटीन को कोई फर्क नहीं, आरएनए को हटाया कोई फर्क नहीं, प्रोटीन को प्रोटीएज को जोड़ा कोई फर्क नहीं,
आरएनएज को जोड़ा कोई फर्क नहीं, लेकिन जैसे डीएनएज को जोड़ा यानी कि मिलाया तो सारा डीएनए इसका डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया। तो यह डीएनए तो ट्रांसफॉर्म कर रहा था, इसको बदल रहा था आर को एस में, तो आर एस में नहीं बदल पाया और एस नॉन पैथोजेनिक ऑलरेडी है, इसलिए रोग उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए वह चूहा जिंदा रहा, इसलिए वह चूहा जिंदा रहा। बात पूरी समझ में आ गई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है, एक कहानी के रूप में आसानी से आप लोग इसको याद रखना, ठीक है। 1944 में यह बात बहुत जोर शोर से इन तीनों वैज्ञानिकों ने कही, लेकिन दुनिया ने फिर भी माना नहीं। लोगों को लगा कि नहीं, प्रोटीन भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, लेकिन लोगों ने इसको सीरियसली लिया नहीं। फिर जो अंतिम प्रयास हुआ 1952 में, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज, इसमें एक फीमेल भी है, इसलिए लोगों ने, हमें लगता है, ज़्यादा ध्यान से बात सुनी। अब फीमेल इन दोनों साइंटिस्ट में कौन है, इसको आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इन दोनों साइंटिस्ट में, हर्शे और चेज में, फीमेल कौन है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरियोफेज वायरस पे। किस वायरस पे? बैक्टीरियोफेज वायरस है ये। यहां मैं आपको बता दूं कि फेज शब्द जहां भी आता है, फेज, उसका अर्थ होता है भक्षण। तो भक्षण किसका? बैक्टीरिया का, बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बैक्टीरियोफेज इसका भक्षण कर रहा है। तो ये ऐसा वायरस है जो किसका भक्षण करता है? बैक्टीरिया का, इसलिए इसको जीवाणु भोजी वायरस कहते हैं। ये हमारे आप को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये ऐसा वायरस है जो हमारे आप के लिए नुकसानदेह नहीं है, जीवाणु भोजी वायरस कहते हैं। इसी पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, टैडपोल की तरह होता है। इसका जो पूरा शरीर है वो ये टैडपोल की तरह होता है। हर पूरे शरीर में केवल दो चीजें होती हैं, एक होती है प्रोटीन और दूसरा होता है डीएनए। डीएनए इसका इस तरह होता है और इसके पहले डीएस स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, डीएस डीएनए। डीएस का अर्थ होता है डबल स्ट्रैंडेड। डीएस सब जहां भी आएगा इसका अर्थ समझिएगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो इसमें इसका टोटल स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। ये है बैक्टीरियोफेज, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया, इसमें दो पेट्री डिश ली गई, ऐसे मान के चलिए, यहां पर और यहां पर, ठीक है। और इसमें रखा गया इनको, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में रखा गया, और इसमें फास्फोरस और सल्फर रखा गया, सल्फर एंड फास्फोरस। ध्यान रहे, इस सिद्धांत के साथ इस एक्सपेरिमेंट को शुरू किया गया था कि सल्फर केवल प्रोटीन में होती है और फास्फोरस केवल डीएनए में होता है। डीएनए में फास्फोरस अनिवार्य रूप से पाया जाता है और प्रोटीन में सल्फर होती है। इस सिद्धांत के साथ इस एक्सपेरिमेंट को शुरू किया गया। अब ध्यान दीजिए कि पीरियोडिक टेबल में दोनों की पोजीशन क्या है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, यानी कि 15 दूनी 30 होता है, लेकिन इसका है 32। फास्फोरस के बाद सल्फर यानी कि 16 दूनी 32, यानी इसका होता है 35। क्या? एटॉमिक मास। तो ये दोनों क्या है? रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव, इसलिए ज्यादा है। फास्फोरस का 15 दूनी 30 एटॉमिक मास होता है, लेकिन यहाँ 32 है, और यहाँ पर 16 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 16 दूनी 32, लेकिन यहाँ 35 है, इसलिए रेडियो एक्टिव है, दोनों रेडियो एक्टिव है, ध्यान रहे। और इसको याद करना हो, मैं आपको बताऊं, एक सिंपल फार्मूला है। जैसे आप सल्फर लिखते हो तो S, और इसके ऊपर आप लिख सकते हैं 35, ऐसे। तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर S दोनों एक जैसे हैं, जैसे ये 5 और ये S सिमिलर है। तो सल्फर का 35, ये देखिए यहाँ पर S यानी कि 5 और यहाँ पर ये S, ये दोनों मिलता है। और इसका 32 आपको याद रहेगा, तो इसका 35 32 का आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा।
सल्फर 35 है और फास्फोरस 32 है। याद रखिएगा, तरीका आसान है। 35 में 5 और S लिखने में काफी सिमिलर है, ठीक है। तो इसमें सल्फर को रखा गया, इस रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ इस बैक्टीरियोफेज वायरस को रखा गया और इसके बाद इसको इंजेक्ट किया गया किसमें? एक बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में इंजेक्ट किया गया, उसका नाम है ई कोलाई। वही जो हमारी आपकी आंतों में होता है, यही ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। इसमें इंजेक्ट किया गया और देखा गया। अब यहीं से आप लोग इसको ध्यान दें कि इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि कितने लेग्स होते हैं इसके, पैर तो 6 होते हैं, ये 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं, याद रखिएगा। तो एक ये सल्फर का रखा गया और दूसरा जो है ये फास्फोरस। ये रखा गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि केवल जेनेटिक मटेरियल ही इसके अंदर जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को ट्रांसडक्शन कहा गया है, पारक्रमण। कैसे होता है देखिए, ध्यान दीजिए। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये इसमें गया और इसका भी जेनेटिक मटेरियल ये इसमें गया, ठीक है। लेकिन देखने में ये आया, इसके बाद में जो हुआ ये और दोनों एक साथ देखें। रेडियो एक्टिव होने पर इसको ऐसे करते हैं, ये चीज चमकने लगती है, इसी से इसकी पहचान हुई। यहाँ पर ध्यान दें, आगे जब ये बढ़े तो क्या दिखा, अभी इसी से ये सिद्ध हो जाएगा। जो बहुत सारे वायरसेस इसमें निकले, इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि ये जो रेडियो एक्टिव डीएनए है ये यहाँ पर दिखने लगा और यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव सल्फर है ये आगे नहीं दिखा। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पर इस बात को समझिए। हुआ यूं कि यहां पर रेडियो एक्टिव सल्फर और इस बैक्टीरियोफेज दोनों को जब रखा गया और इसको संपर्क में लाया गया ई कोलाई के, तो यहां पर जो रेडियो एक्टिव इसलिए लिया जाता है क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रेडियो एक्टिव वेव्स निकलती हैं, तो उसके कारण उसमें चमक उत्पन्न होती है। आसानी से हम उसको ट्रेस कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, इसलिए रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फास्फोरस को लिया गया। तो अब यहां पर ध्यान दें कि इस रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ जो बैक्टीरियोफेज था उसको जब ई कोलाई में इंजेक्ट किया गया तो यह इसके केवल प्रोटीन के साथ यानी इसकी कैप्सिड के साथ ही रह गया। इसके जो जेनेटिक पदार्थ यानी कि डीएनए है वो आगे नहीं गया। तो पता कैसे चला? पता ये चला कि जो इसकी चमक है वो केवल इसके इस कैप्सूल इसके ये प्रोटीन में ही दिखी, यहां पर वो चमक नहीं दिखी। जो अंदर मटेरियल गया, डीएनए गया, वहां पर वो रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं दिखा, बल्कि रेडियो एक्टिव सल्फर दिखा इसके केवल प्रोटीन की कवर पर, प्रोटीन की कवर पर। यहां तो कुछ भी नहीं दिखा क्योंकि बस यहीं पे ये अलग हो गया, यहां का डीएनए अंदर चला गया तो ये अलग हो गया। तो अब ये जो रेडियो एक्टिव सल्फर है वो इस पर दिखा, यहां दिखा, यहां नहीं दिखा। पहली बात तो आगे तो गया ही नहीं,
आगे कोई ये रेडियोएक्टिव सल्फर कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ तो अब नया बनेगा ना इस सेल में, सेल के बाद जो ये निकलेंगे इसमें कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये बाहर का बाहर ही रह गया, यहीं पे रह गया, इसी प्रोटीन के साथ ही यहाँ बाहर रह गया, अंदर गया ही नहीं। अंदर तो अब नए बैक्टीरियोफेज बनेंगे ना, इसमें कहीं कोई रेडियोएक्टिव सल्फर नहीं मिला, यहाँ पे नहीं मिला। लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट में जब रेडियो एक्टिव फास्फोरस को लिया गया, तो मैंने पिछले क्लासेस में आपको बेहतर बताया है कि फास्फोरिक एसिड होता है न्यूक्लियोटाइड में, यानी कि डीएनए में, जिसके कारण वह एसिडिक भी होता है, जिसके कारण वह अम्लीय भी होता है। तो यहाँ पर पहले नहीं पता था, ये तो आज आप जान रहे हैं, पहले नहीं मालूम था। तो जब इस रेडियो एक्टिव फास्फोरस के साथ इस बैक्टीरियोफेज को लिया गया, तो यहां इसके बाद जब इस ई कोलाई में इसको इंजेक्ट किया गया, इसको इन्फेक्ट किया गया, तो जो इसका डीएनए है, ध्यान रहे कि यह रेडियो एक्टिव फास्फोरस इस डीएनए से जुड़ गया, और केवल डीएनए ही अंदर जाता है सेल के। इसका जो पूरा हेड है, नेक है, टेल है, ये सब बाहर रह जाता है। केवल और केवल इसका जो जेनेटिक पदार्थ है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, वही केवल सेल के अंदर जाता है। तो पहली चीज तो ये सेल के अंदर दिखा, क्या? ये रेडियो एक्टिव फास्फोरस। दूसरी जगह जब ये अंदर चला गया, तो अंदर के बाद जब नए और बैक्टीरियोफेज बने, तो उनके भी डीएनए में यह दिखा, क्या? रेडियो एक्टिव फास्फोरस, वो चमकदार फास्फोरस दिखा, जिससे बिल्कुल कंफर्म हो गया, अब हैंस प्रूव, पूरी तरह साबित हो गया कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों को ले जाते हैं, प्रोटीन नहीं है। क्योंकि प्रोटीन के साथ ये रेडियोएक्टिव सल्फर आगे की पीढ़ी में नहीं गया, तो प्रोटीन वहीं का वहीं रह गया, आगे नहीं गया। जबकि जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस था, ये इस डीएनए से जुड़कर यहाँ पर भी दिखाई दिया, और यहाँ के बाद जो इससे आगे के बैक्टीरियोफेज बने वहाँ भी दिखाई दिया, और यहीं पर ये सिद्ध हो गया। उसके बाद अब कोई विवाद नहीं है। 1952 के बाद से यह पूरी तरह सिद्ध हो गया हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट से कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। कहानी कैसी लगी? तो लाइक कीजिए, दूसरों को बताइए, शेयर कीजिए। और हाँ, एक बात ये कि कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं कि वो देखते तो हैं वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो हमारी आगे वाली जो वीडियो है वो आपके बगल से निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी सारी वीडियोज आप तक पहले पहुंचे। और नोटिफिकेशन में जो बेल आइकन है ना साइड में, उसको जरूर सबसे ऊपर ऑल पे क्लिक करिएगा, जिससे सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।